नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सचिन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के उस उपहास की जिसमें उन्होंने देश की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाया। राजनीति में एनिमोसिटी यानी कटुता इस तरह बढ़ती जा रही है कि पहले तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला होता था, लेकिन अब ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि विदेश नीति किसी एक दल की नहीं होती है, विदेश नीति तो देश की होती है। नेहरू जी से लेकर मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव से लेकर राजीव गांधी के समय में जो यूनाइटेड नेशन में डेलीगेशन भेजा गया था, तब अटल जी को भी भेजा गया था। तब ये नहीं देखा गया था कि यह विपक्ष का नेता है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन अमेरिका भेजा था, उसके प्रमुख कांग्रेस सांसद शशि थरूर ही थे। लेकिन राहुल गांधी ने इन सभी मान्यताओं और इन परंपराओं को तोड़ने का काम किया। वो देश की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। रचनात्मक कांग्रेस नाम से कार्यक्रम किया गया, नाम भी सुनिए, रचनात्मक कांग्रेस। इसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट से गले मिलने को मोदी विदेश नीति समझते हैं, इसलिए वो जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से गले लगकर एक एक्ट भी हुआ। इस दौरान संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के लिए ऐसी बात कही जो शायद इस कद के नेताओं को शोभा नहीं देती है, उन्हें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है। इस बात का अफसोस ज्यादा है। आप तस्वीर देखिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मेलोडी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I'm not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गया, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया मेरा दोस्त है, गले लगने 3 बार दोस्त होगा, वो पीछे पकड़ लिया उन लोगों। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड है, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का उपहास किया तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। निशिकांत दुबे ने जो वीडियो शेयर किया, इसमें इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो गले मिल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने इस वीडियो फोटो को शेयर करते हुए पूछा कि राहुल गांधी, आप बताएं, इस गले पड़ने के जठाग्नि मैं बोलना पसंद नहीं करूंगी। बांसुरी स्वराज ने भी कहा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयानों को अशिष्ट, अभद्र और फूहड़ करार दिया और कहा कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कम और एक विफल स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लग रहे थे। आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर।
रही बात मोदी सरकार की कूटनीति की, तो नरेंद्र मोदी वो यशस्वी नेता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करा है। आज हर भारतीय को ये आश्वासन है कि यदि युद्ध हो रहा होगा तो मोदी सरकार ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित वापस भारत लेकर आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत में पहुंचे हैं केवल और केवल मोदी जी के अथक प्रयासों से। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं। जो कुछ भी इस वक्त पॉलिटिक्स में हो रहा है वो बहुत ही पर्सनल लेवल पर हो रहा है, बहुत ही भद्दा हो रहा है, बहुत ही फूहड़ हो रहा है और जितने शब्दों में इसका खंडन किया जा सकता है किया जाएगा और हो भी रहा है। अजीत जी, लेकिन विदेश नीति को लेकर जब वो एक बात कह रहे हैं, विदेश नीति में गले मिलना कोई आज की परंपरा थोड़ी ना है। सालों से हर देश का राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से गले मिलता है, हैंडशेक करता है। आप एक जापान को छोड़ दें जहां पर कल्चर ही गले मिलने का बहुत कम है, लेकिन अब वहां पर भी ये कल्चर है। ये क्या फूहड़ता है? देखिए, ये डिप्लोमेसी जो होती है वो मल्टी प्रोंग होती है। आप एक चीज से नहीं डिसाइड कर सकते हैं या एक चीज से नहीं संचालित कर सकते हैं विदेश नीति को। मोटे तौर पर भारत की जो विदेश नीति है वो वही है जो आज़ादी के बाद बनी थी और चली आ रही है। पंडित नेहरू के समय जो विदेश नीति बनी, वो खुद ही विदेश मंत्री थे, तो वो जो विदेश नीति बनी, जो ड्राफ्ट किया गया, आज भी चल रहे हैं। नाम भले बदल गया हो, पहले नेहरू ने नाम बनाया था, नाम नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, अब प्रधानमंत्री उसको कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। तो वो जो नाम है वही एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट पॉलिटिक्स है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत आज ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर ही रहा है ना। भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में, भारत ही मुख्य लीडर है। तो ये वही ग्लोबल साउथ है जो नाम में था। तो नॉन अलाइन मूवमेंट, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ये वही चल रही है। मोटे तौर पर भारत की विदेश नीति वैसी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज इसमें यह चेंज किया कि हमारा जो दो विश्व शक्तियां उस समय थी जिनके बीच कोल्ड वॉर था, तो हमारा एक रुझान झुकाव हमेशा रूस के साथ रहा, अमेरिका के साथ दूरी रही हम लोगों की, बल्कि अमेरिका विरोध में रहा हम लोगों के। तो इन्होंने बैलेंस किया कि हमारा एक बैलेंस हो। अभी अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, चाइना, रूस, अमेरिका, सबके साथ हमारे संबंध हो। हम अपने हितों को तरजीह देते हुए दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाएंगे। हम किसी एक खेमे में नहीं रहेंगे और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी चलेगी। उसको देखिए, ये दुनिया किस तरह से देखती है चीज़ों को। अमेरिका जब अपने नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाता है तो उसको कहा जाता है कि अमेरिका फर्स्ट है। भारत जब नेशनलिज्म की पॉलिसी अपनाए तो कहा जाएगा कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, और ये उसको दूसरा कहा। ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है? जैसे अमेरिका फर्स्ट है, आपका नेशनलिज्म है, अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा, हमारा नेशनलिज्म गलत थोड़े हो जाएगा। तो ये पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि भारत, हम इंडिया फर्स्ट को रख के अपनी पॉलिसी चलाएंगे और हम बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और वो चला रहे हैं। उसमें एक तरीका, और दूसरी बात एक समझिए, इसका दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री बैकग्राउंड नहीं आए थे, कोई लीगेसी लेकर के नहीं आए थे। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी, तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनका मेलजोल रहा, पहले का था और पर्सनल रिलेशन था। नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं था। वो तो कहते ही है कि वो दिल्ली आए तो आउटसाइडर थे। तो आप जब दिल्ली में आउटसाइडर थे अपने ही देश में, तो आप ग्लोबल मंच पर सोचिए कितने आउटसाइडर होंगे। तो एक आउटसाइडर के नाते जब वो गए और उनको डिप्लोमेसी को एक दिशा देनी थी, तो उन्होंने लोगों से हाथ मिलाना, गले मिलने की पॉलिसी को एक तरीका बनाया कि हमारी दूसरी चीजों के साथ पर्सनल कनेक्ट हम करते हैं, अपना पर्सनल कनेक्ट। क्योंकि वो आउटसाइडर थे तो उन्होंने वो कनेक्ट किया। देखिए आजकल ये जो गंदा किया, ये क्या किया? आजकल नहीं हो रहा। देखिए आजकल प्रधानमंत्री भी लोगों से एक सर्टेन निश्चित दूरी रख के ये सब चीजें करते, क्योंकि एक समय था तो उन्होंने किया। अब उसके बाद जब वो चीजें खत्म हो गई, तब राहुल गांधी आज मिमिक कर रहे हैं आकर के। ये अच्छी बात कही उन्होंने कि एक डिप्लोमेटिक कमेंट नहीं था आपका, ना पॉलिटिकल कमेंट था, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह आप एक एक्ट कर रहे थे खड़े होकर के। देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे आप, देश की विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ बैठे हुए सारे देश के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने इसको देखा होगा। उन्होंने क्या छवि आपकी बनाई होगी, उन्होंने ही नहीं देखा होगा, बाकी देशों के जितने एम्बेसडर्स हैं जो देश में हैं और जो बाहर भी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? देखी, पूरी दुनिया ने देखा। और आपके प्रधानमंत्री के बारे में जो धारणा प्रधानमंत्री तक क्या ये बात नहीं पहुंची होगी? प्रधानमंत्री के बारे में जो उनकी धारणा है वो तो उनकी बनी हुई है। आपके बारे में जो धारणा बनी होगी वो इससे बनेगी कि आप किस तरह से फुहड़ तरीके से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, देश की विदेश नीति को अपमानित करने के काम आप कर रहे हैं, एक महिला को अपमानित करने का आप काम कर रहे हैं। इस पर आपको कतई रिग्रेट नहीं है, आपको तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। जो कमेंट था संदीप दीक्षित का उसके लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, उनका तो कमेंट था और उस पर ये जो हंसी थी राहुल गांधी की, ये वो दिखाने के लिए थी कि दैट अच्छा हुआ तुमने ये बात कही,
है ना? हाँ, वरना हो सकता है आप प्लान भी हो। अपना भाई, हो अपनी सकता है हंसी पहले रोक से प्लान सकते भी थे। हो सकता है ये हुआ भी हो कि सकता है। भाई कहा जाएगा तो ऐसे कहना है, इस पर ऐसे रिएक्ट करना है। राहुल गांधी वैसे तो रचनात्मक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन रचनात्मक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कोई रचनात्मक बात नहीं की, केवल आरएसएस, मोदी, अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी, अमित शाह को इतना डरा दिया कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं तो जुटा पा रहे हैं कह रही हूं, उनकी जो भाषा थी आप उन्हीं की भाषा में सुने। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। ये रचनात्मक कांग्रेस है सचिन जी। नहीं, देखिए, अगर आपका इंस्पिरेशन वो स्टैंड अप कॉमेडी है तो पहली बात तो है कॉमेडी में तल्खी नहीं हो सकती। आप अंदर से बिटर और बाहर से कॉमेडी नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो समय रैना और कौन इलाहाबादी वगैरह के शो में भाषा की मर्यादा जो है वो कॉमेडी के नाम पे आप उसको लांघ नहीं सकते, वो अश्लीलता है, फूहड़पन है। तो वहां पे जिस तरह का भाषा ये गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली के वो जो प्रधानमंत्री सम्मान सूचक शब्द थे ना, है नहीं बोलना है बोलना है। हम लोग तो यहां तक ध्यान देते थे कि जब अटल जी अपने भाषण पढ़ते थे, सुषमा जी अपना भाषण पढ़ती थी, या जो नेहरू जी के लिखे हुए भाषण हमने पढ़े हैं, वो सम्मान सूचक शब्द गायब हो गए पॉलिटिक्स से। हर बार हवाला देते हैं इंदिरा गांधी का, हर बार हवाला देते हैं राजीव गांधी का। कम से कम उनके भाषा की गरिमा देखिए। उस समय भी तल्खियां होती थी, वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, उस समय तो कांग्रेस के अंदर में मोरारजी देसाई से लेकर इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज्यादा तल्खी थी। भाषा की मर्यादा कभी नहीं लांघी गई। दूसरी, आपकी जो परवरिश हुई है, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, आपको ये पता है कि भाषा की संवेदनशीलता, व्यंग होता है, विट होता है। आप फॉरेन पॉलिसी पे तंज करना चाहते हैं, करें, कैरिकेचर्स बनते हैं, कार्टून बनते हैं न्यूज़पेपर्स में, हर चीज में, वो आपका अधिकार है, आप करिए। लेकिन उसमें इस तरह की फूहड़पन, वो भी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, दूसरे देश के, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि यहां पे आप जब नेता विपक्ष आपकी मौजूदगी में कोई कह रहा है और आप उसको उसी समय रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं और अभी तक इसको आपने बैक ट्रैक नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि देश का भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जहां पे भाषा की संवेदनशीलता नहीं है। और उस नाते स्टैंड अप कॉमेडी जो हो, वो अगर आपका सोर्स हो भी तो कम से कम देखिए कि इसमें वो वल्गैरिटी ना हो जो अभी स्टैंड अप कॉमेडी तो यहां पे है कि करना कॉमेडी है लेकिन अंदर से तल्खी है, अंदर से बिटरनेस है। एक खबर पे आगे जाने से पहले बहुत कोई कमेंट अजीत जी, मणिशंकर अय्यर चाय वाला कहें तो नुकसान पड़ता है। राहुल गांधी ने जब चौकीदार चोर है कहा था तो वो भारी पड़ा था। इस बार तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमा लांघ दी है। पॉलिटिकली बैकफायर करेगा क्या? बिल्कुल ही करेगा। देखिए, अभी भी तमाम चीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में देश में एक बड़ा सम्मान है और उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाराज भी होंगे किसी नीति की वजह से, उनको भी ये फुहड़ कमेंट उनके करीब ले जाकर के और मजबूत कर देगा, उनके समर्थन को और सीमेंटेड कर देगा। पता नहीं राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी हमला इनको नुकसान पहुंचाता है। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर निजी हमला करेंगे तो उसके प्रति सहानुभूति होगी, चाहे वो कैसा भी आदमी हो। और यहाँ प्रधानमंत्री तो एक लोकप्रिय नेता है, उनके ऊपर जब आप निजी हमला करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, उनके वोट को वो आप सीमेंटेड करते हैं। ऐसी चीजों का फिर बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप उनके ऊपर जो फेंकते हैं ईंट, उसको अपना आपके ऊपर हमले का हथियार बना लेते हैं वो। अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर भारत इसे मना रहा है। विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा हुई और ये पदयात्रा लखनऊ में जेपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्हें विभाजन के दौरान पीड़ा का सामना करना पड़ा। आज पदयात्रा के बाद विस्थापित परिवारों के सदस्य अपने अनुभव भी साझा करेंगे और इस पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो तस्वीर आपके सामने है। विभाजन विभीषिका दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये शुरू किया। ये पीड़ा तो है, लेकिन जब 27 के इलेक्शन को देखकर हम इस पदयात्रा को एनालिसिस करते हैं तो वो 80-20 वाला चुनाव दिखाई देता है। ये पद यात्रा कैसे लोगों को कनेक्ट करेगी, और कनेक्ट अगर नहीं भी कर रही है तो अप्रोच क्या है? देखिए, आपका जो वर्तमान है वो आपके इतिहास से, आपके पास्ट से जुड़ा होता है, स्मृतियां रहती हैं। 3 क्षेत्र भारत के, मतलब बंगाल और पंजाब, ये तो 2/3 चले गए, 1/3 बचा। सिंध तो पूरा का पूरा चला गया, एक इंच नहीं बचा। तो ये मेमोरी जो है वो भी किस आधार पे हुआ था? टू नेशन थियरी में एक समाज ने ये कहा कि भाई, एक जो उस समय जिन्ना थे, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को अलग, उनके लिए अपना देश चाहिए, वो बन गया। अब उसके बाद से आप देखिए, जब धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो कभी ये नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कहता है जो मुसलमान यहाँ रह गए वो बोनाफाइड सिटीजन नहीं है, नहीं। लेकिन स्मृति में ये बात हमेशा आएगी कि कुछ ऐसे भी नेता हैं जो आके अपनी इस्लाम परस्ती, इस्लामिज्म और मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करते हैं और साथ में संविधान की भी बात करते हैं। ओवैसी साहब हैं, उनका पूरा का पूरा मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में छुपा होता है। आप देखें, इस तरह के जब तरफदार लोग हो और जब उसको बाकी पार्टियां भी उनको सीधा अटैक न करे, सारा अटैक जब बीजेपी पे और हिंदू समाज की आस्थाओं पे होता रहा है, वैसे समय पे ये तो पीड़ा है जिसको याद रखना चाहिए। आपका जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो आपका एक्ट है, वो सब उसी जो पार्टीशन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, उसका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत को पूरा करना है, उससे जो सताए गए और उसके बाद उनकी पीढ़ियां यहां पे हैं, उनकी आइडेंटिटी आज भी बची हुई है कि जब वो मेमोरी में जाते हैं तो जो 2 जनरेशन के पहले वो वहां से आते हैं जहां पे वो अब जा नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बचा है। तो उस नाते ये जो विभाजन विभीषिका है, इसकी स्मृति आपको याद दिलाती है कि इस देश के बनने में किस तरह की कीमतें चुकाई गई हैं। और ये स्मृति आज केवल वो समाज जो सीधा प्रभावित हुआ वही नहीं है, बाकी लोग भी हैं। और वैसी स्थिति में आपकी राजनीति हो, आपकी संस्कृति हो, आपकी स्मृति हो, वो सब आपके मनोभाव को, आपके आउटलुक को तय करता है। तो 27 का चुनाव भी जब होगा तो निश्चित तौर पे जो 80-20 की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इससे, इस टेम्पलेट से प्रभावित होगा। वो शायद कांग्रेस को भी याद दिलाते हैं कि कांग्रेस के दामन में भी दाग लगे हैं इस विभाजन की विभीषिका के। तो है उस समय की, तो उस समय जो पार्टी थी जो बात कर रही थी उनके ऊपर तो है ही, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि देश का विभाजन हुआ, उनके ऊपर तो ये जिम्मेदारी आयद भी होगी। लेकिन एक लंबी बहस का विषय है कि उस समय की स्थितियां कैसी थी, कि उस समय रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे। महात्मा गांधी तो कहते ही थे कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, लेकिन इस विभाजन हुआ ही, चूंकि वो कई चीजें अब असंभावी हो जाती हैं, आप उसको टाल नहीं सकते हैं। और ये धारणा इस देश में बन गई थी कि जो 2 नेशन थ्योरी की बात अभी कही सज्जन जी ने, कि हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये धारणा उस समय बना दी गई थी। तो और उस समय की जो स्थितियां थी, दंगे छिड़े थे इधर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर के वेस्टर्न बॉर्डर पर चारों तरफ, तो उसको होना था वो हो गया। उस समय कांग्रेस के ही नेता फैसला किया, उन लोगों, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू हो, इन सब के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी आएगी। ये जो स्मृति है, उस विभाजन की विभीषिका की जो स्मृति है, इसको जनरेशनल मेमोरी कहते हैं। और ये जनरेशनल मेमोरी कंटिन्यू करेगी और आगे बहुत कई सदियों तक जो है लोगों के, आपके व्यवहार को, आपके फैसलों को प्रभावित करेगी। अभी जिस 500 साल के बाद कहा जाता है, 500 साल के बाद अयोध्या में मंदिर बना, तो वो भी एक जनरेशनल मेमोरी है कि वो जनरेशन से वो मेमोरी आ रही थी कि मीर बाकी ने एक मस्जिद, वहां मंदिर था, तोड़ करके और उसको बनाई। ये जनरेशनल मेमोरी है, 500 साल के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये तो भी 1947 की है, अभी तो 80 साल पहले की काशी का ज्ञान वापी हो, बिल्कुल, ये चाहे मथुरा का कृष्ण मंदिर हो, वो तमाम बातें उस मेमोरी में रहेगी। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां शुभेंदु सरकार इस वक्त एक्शन में है। वो सिर्फ दूसरी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज पर कार्रवाई हुई है।
शुभेंदु सरकार ने अनंत महाराज से बंग विभूषण का सम्मान वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले अनंत महाराज ने नेताजी को युद्ध अपराधी बताया था। साथ ही भारत की आजादी की लड़ाई में नेताजी की लीडरशिप और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाए थे। नागेंद्र रॉय को इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तत्कालीन सरकार ने बंग विभूषण से सम्मानित किया था। यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया पर नेताजी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि कानून सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा। उधर साउथ कोलकाता के न्यू अलीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को तोड़े जाने का मामला भी आया। नेताजी की स्टैच्यू का दाहिना हाथ तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। प्रदर्शन हुआ, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अब ये वो कौन असामाजिक तत्व हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारी आजादी के नायक हैं, उनकी प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं, या फिर सज्जन जी जो अभी शुभेंदु सरकार ने अपने ही राज्यसभा सांसद से बंग सम्मान को वापस ले लिया, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वहाँ पे बंगाल का। विभूषण, हाँ, कि बंगाल के प्राइड हैं, ज्वेल है। और दूसरी बात देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील जानबूझ के दिया गया बयान है, क्योंकि आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉलोनियल भाषा है, वो इंपेरियल भाषा है, जो उस समय के कॉलोनियल इन्होंने किया था, जो ब्रिटिशर्स ने किया था, जो कैम्ब्रिज स्कूल हिस्ट्री में करते हैं, जो हमेशा दिखाते हैं कि कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से आप करें, वो उस तरीके से तो वो नागेंद्र रॉय ने किया। हाँ, 1857 को भी वो म्यूटनी कहते हैं, वो थोड़े ना वो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ ये इंडिया पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई। तो पहली बात तो ये भाषा जो है वो उनको नहीं करे। दूसरी बात देखिए, उसमें एक रीजनल सब रीजनल पॉलिटिक्स भी है। वो आते हैं राजवंशी कम्युनिटी से, कोच विहार से। कोच विहार बंगाल में आज़ादी से पहले जो था वो एक अलग किंगडम था, ठीक है, राजवंशी कम्युनिटी है, नॉर्थ बंगाल में है, और ये कोच कम्युनिटी में एक किंग मेकर माने जाते हैं, इनकी काफी पकड़ है। तो वैसी स्थिति में अगर आपको अपने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई, आपको लगता है कि बंगाल जो मेन स्ट्रीम है, साउथ बंगाल जो है, अगर उसके नायक, उसकी भाषा, उसके प्रतीक, उसके मानक अगर आप पे हावी कर रहे हैं और आपकी पहचान को खतरा है, तो इसका यह तरीका नहीं है कि आप, जिसको पूरा देश जिस पे गर्व करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उसके बारे में अंग्रेजों की भाषा बोले। आप अपने कोच विहार के किंगडम की, आप अपने राजाओं के, उनके कंट्रीब्यूशन की, उसकी बात करें। इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सीधी सीधी राष्ट्रीय सम्मान की बात है। बिल्कुल राष्ट्रीय सम्मान की बात है, और सब रीजनल डायनेमिक, सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स के लिए इस तरह की भाषा को कतई निप इन द बड कहते हैं कि बिल्कुल जब शुरू हो उसी समय खत्म करना चाहिए। तो बहुत उचित कदम उठाया है शुभेंदु अधिकारी ने।